हाँ, तो जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक से पहले कुछ हमारे पास एक डिफरेंसेस हैं। बेसिकली हमारे पास ये थोड़े से उन्होंने वो डिफरेंस दिए वो बुक के अंदर, तो हमारे लिए इस बात को समझना ज़रूरी है। एक पहला जो डिफरेंस है एटम वर्सेस आयन। एटम हमारे पास सिंपलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल होता है। अगर एटम या फिर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन या फिर लूज करता है तो फिर वो हमारे पास चार्ज पार्टिकल ये वो बनता है। इसके हमने वो रीज़न डिस्कस की थी, क्योंकि जो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसका वो चला जाता है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है ये वो डिस्टर्ब होता है। इस रेशियो के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे पास जो आयंस बनते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, मिसाल के तौर पे एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है NaCl। अगर ये NaCl का Na जिसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये चला जाए, यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन है, तो हमारे पास इसके अंदर टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो फिर इसके पास कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे और 11 प्रोटॉन। इस केस में इसके पास एक पार्टिकल, एक प्रोटॉन ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो एटम है ये चार्ज हो जाता है, या जो चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम वो कहते हैं आयंस। आयंस बेसिकली हमारे पास आयोनिक कंपाउंड में बनते हैं या ऐसी बॉन्डिंग में बनते हैं जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का परमानेंट लूज हो। तो आयंस और एटम के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो उसके चार्ज के। अगर मैं मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में करूँ तो ये भी बात सही है। मॉलिक्यूल्स हमारे पास न्यूट्रल हैं और मॉलिक्यूलर आयन भी हमारे पास वही चार्ज पार्टिकल होते हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉन की गेन या लूज की वजह से बनते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। जो चीज़ हमारे पास, एक चीज़ याद रखें कि अगर केमिस्ट्री के अंदर किसी भी चीज़ के ऊपर अगर चार्ज आता है तो इसका मतलब है वो अब रिएक्शन की तरफ जाएगा, रिएक्टिविटी उसकी वो बढ़ती है। अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है तो वो रिएक्टिव नहीं होता मोस्टली। तो अगर हमारे पास बात कीजिए आयंस हो गए, मॉलिक्यूलर आयंस हो गए, ये आमतौर पर रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन की तरफ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो आयंस बनते हैं ये हमारे पास बनते हैं आयोनाइजेशन या बॉन्ड की ब्रेकिंग की सूरत में, और ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब एक बॉन्ड बनता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर कार्बन और कार्बन बनेंगे तो C2 का एक मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन अगर कोई कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो C पॉजिटिव और C नेगेटिव में ये वो कन्वर्ट होंगे। ये एक एग्जाम्पल है, एक वर्चुअल एग्जाम्पल है। बाकी इसके अलावा भी हमारे पास ये वो डिफरेंस होते हैं। अगर मैं आयंस और फ्री रेडिकल की बात करूं तो आयंस मेरे पास चार्ज पार्टिकल होते हैं, फ्री रेडिकल मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आयंस के अंदर हमारे पास बेसिकली चार्जेस की फॉर्म में होता है और इसकी स्टेबिलिटी समहाउ कंपेरेटिव द फ्री रेडिकल ज़्यादा होती है। फ्री रेडिकल्स हमारे पास किसी भी रिएक्शन में लाइट या फिर हमारे पास हीट सोर्स की वजह से बन सकते हैं। आयंस हमारे पास लाइट की प्रेजेंस में नहीं बनते। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी सोडियम क्लोराइड के ऊपर मैं टॉर्च मारूंगा तो जस्ट वो आयंस में कन्वर्ट होगी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आयंस हमारे पास जो बनते हैं ये बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से बनते हैं या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से बनते हैं। अच्छा, एक जो मेन चीज़ है, अभी हमारे पास मॉलिक्यूल्स और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बेसिकली इसके अंदर भी हमारे पास वही है, मोनो एटम, डाई एटम, ट्राई एटम और पॉली एटम। ये बात हमने थोड़ी सी पहले डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन के चैप्टर में। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल जब दो या दो से ज़्यादा एटम जब कंबाइन होते हैं, मिसाल के तौर पे एक एटम A, B और C कंबाइन हुए एक एटम बना दिया D, तो ये जो D है, ये जो A, B और C से मिलकर बना, ये कहलाता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के हमारे पास टाइप में हो सकता है मोनो एटॉमिक। जो टर्म मोनो है इसका मतलब है एक एटम से मिलकर बना है, एक एटम से। सही, मिसाल के तौर पर अगर एक एटम, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो तो ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। लेकिन ये हमारे पास है डाई। मोनो एटॉमिक सिंगल एटम, डाई एटॉमिक दो आपके पास एटम कंबाइन हुए, ट्राई एटॉमिक 3 एटम की कॉम्बिनेशन, पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब है मैनी, मल्टीपल्स ऑफ, यानी कि 2, 3, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं। अच्छा, एक और, ये 4 तो हमें समझ हो गया, इसकी समझ आ गई यार। मोनो एटॉमिक के अंदर सिंगल हो गया, डाई में 2 हो गया, ट्राई में 3 हो गया और पॉली के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा। मिसाल के तौर पर आप ग्लूकोज की एग्जांपल ले लो, बेंजीन की ले लो, ऐसे कैसे। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो, ये टर्म को समझने हैं। केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 2 टर्म बहुत यूज होती हैं, होमो और हेटेरो या हेट्रो। अगर सेम एटम हो वो कहलाता है होमो,
और अगर डिफरेंट एटम हो वो क्या कहलाता है, हेट्रो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मिसाल के तौर पे होमो की हम बात करते हैं। अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो तो H2 बनाता है, ये होमो है। होमो के अंदर डाई एटॉमिक भी हो सकता है, ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस और फॉस्फोरस का होमो। अगर ये डिफरेंट कंपाउंड के साथ बने, मिसाल के तौर पे कार्बन और हाइड्रोजन का बने, ये बने हीट्रो, डिफरेंट। अगर आपके पास जो कंबाइन होने वाला एटम डिफरेंट है, सेम ग्रुप के बल्कि सेम एलिमेंट अगर कंबाइंड होते हैं तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास हेटेरो या हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो ब्लैक पॉइंटर है, फॉर एग्जांपल अगर दो ब्लैक पॉइंटर है, वो मेरे पास जो दो का जो कॉम्बिनेशन है वो होमो है। अगर मेरे पास एक ब्लैक और एक ब्लू है, ये मेरे पास हेटेरो है, हीट्रो। तो ये एक मेन डिफरेंस है। मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे पास इसके अंदर कहा गया अच्छा, टेस्ट योरसेल्फ या फिर सेल्फ असेसमेंट का टॉपिक लाजमी देखें, इससे आपको थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट का आ जाए। इसके अंदर ये कहा गया आइडेंटिफाई द कैटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। याद रखो, जो कैटाइन है, कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनाइन का मतलब है नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल का मतलब है हमारे पास जो सिंपल डॉट, ये फ्री रेडिकल हो गया। फ्री रेडिकल हमने पकड़ लिया। अब हम कैटाइन को पकड़ते हैं। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये हमने किसको पकड़ लिया, कैटाइन को। अब हम एनाइन को पकड़ते हैं, हमने किसको पकड़ लिया, एनाइन को। हाँ, हमने ये वो पकड़ लिया। अब हमारे पास आ गया मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल हो गया। हमारे पास जो एनाइन है ये हमारे पास आ गया। अब जो मॉलिक्यूलर एनाइन है, मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज, तो मॉलिक्यूल ये रहा, इसका ये नेगेटिव। इस तरीके से हम चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं मॉलिक्यूलर आयन। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ आ रही है, बैलेंसिंग द इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले थोड़ा सा ये इक्वेशन को समझते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपाउंड ए है और एक बी है, तो ये कंपाउंड बनाएंगे सी, प्लस हो सकता है कोई बाय प्रोडक्ट बने डी, पॉसिबिलिटी है। हमारे को मेन कंपाउंड देखना है कि यार ए और बी कंपाउंड हुए तो उससे सी क्या बना। और एक और चीज़, जब हमारे पास ए और बी कंपाउंड होते हैं, मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे ये बना दिया सी और डी, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसका रेशियो होता है। हमने पढ़ा ना एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हो सकता है कि ए के 2 मॉलिक्यूल हों, बी के 3 हों, बनने वाले सी के 2 बने और डी के बने 4। तो हमारे पास एक रेशनल फॉर्म में, मतलब इसका ये डिवीजन नहीं है, मतलब जब हमारे पास कभी भी रिएक्शन होता है तो हमारे पास एक लिनियरिटी हमारे को कायम करने के लिए, रिएक्शन को समझने के लिए हमें उस इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर 2 ए के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं 4 बी से, तो हमें पता हो कि वो सी के कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हमारे को जो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट कितनी तादाद में बनेगा। बैलेंस इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ी सी थ्योरी को समझना पड़ेगा कि बुक क्या कहती है। मिसाल के तौर पे हम पहले बुक की स्टेटमेंट्स को देखते हैं। एक चीज़ है, हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हमारे पास सिंगल एरो आता है या इस तरफ एरो आता है, तो इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है वन डायरेक्शनल है। या क्या बनेगा, ए और बी कंबाइन होंगे तो सी बनाएंगे। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन रिवर्स आता है। अगर मेरे पास इस तरीके से एरो है तो इसका मतलब है कि ए और बी सी को बनाएंगे, पर ये सी वापस ए और बी में भी टूटेगा। तो हमारे पास ये कराते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और ये कराते हैं इरिवर्सिबल, यानी कि ये रिएक्शन हमारे पास वापस नहीं होंगे। ए और बी को मैंने कंबाइन किया तो बन गया क्या, सी। इसके अंदर ए और बी को मैंने कंबाइन किया तो बन गया क्या, सी। लेकिन हो सकता है ये जो सी है ये वो वापस आ जाए ए और बी में। तो ये हमारे पास एक एक्विलिब्रियम के अंदर चलते हैं। एक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ये अभी आपके लिए स्टार्टिंग के अंदर ये टर्म काफ़ी न्यू होंगी। एक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ये हमारे पास रेशियो में चलते हैं। 50-50 का रेशियो होगा, 50% ये कंबाइन हुआ, 50% ये कंबाइन हुआ, उसने 50% सी बना दिया। अच्छा, एक और चीज़ है, हमारे पास जो रिएक्शन में ए और बी है और जो ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ए और बी क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। एक हमारे पास नई टर्म है, रिएक्टेंट वो चीज़ें जो आपस में रिएक्ट करें। सी क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्शन के नतीजे में क्या प्रोडक्ट बना, सी। हमारे को भी इक्वेशन को समझना है। अगर ए और बी जो मेरे उल्टे हाथ की तरफ हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं।
उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ये वो चीज़ें जो रिएक्ट करेंगी। जो मेरे राइट हैंड साइड पे हैं वो क्या है, वो मेरे पास प्रोडक्ट है, ये मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। ये मेरे पास इक्वेशन की डायरेक्शन को बताता है, भैया रिएक्शन इस साइड जाएगा या भैया रिएक्शन इस साइड जाएगा, तो रिएक्शन हो सकती है। इसके ऊपर हमारे पास जो चीज़ लिखी जाती है उसको कहते हैं कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट की एग्जाम्पल बहुत आसान से लेते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, कभी कभार हमारे पास ए और बी को कंबाइन कराने तो सी बनाए, तो हम कहते हैं यार अगर उसको गर्म कर दोगे किसी भी फर्नेस में या किसी भी वो बॉटल में किसी भी तरीके से या किसी भी ड्रम की सूरत में आप उसके अंदर गर्म कर दोगे या उसमें एसिड डालोगे, वो चीज़ें जो रिएक्शन को तेज करती हैं वो हमारे पास कहलाती हैं कैटलिस्ट। एक और नई टर्म हमने पढ़ ली, कैटलिस्ट का मतलब है वो कंपाउंड जो रिएक्शन को तेज करें। अब कैटलिस्ट क्या हो सकता है? कैटलिस्ट का एक क्राइटेरिया, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज तो करेगा पर रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। मिसाल के तौर पे इसकी ऐसी कि दो बंदे आपस में लड़े, कैटलिस्ट क्या हो, वो तीसरा बंदा आया है, या फिर अगर दो बच्चे आपस में शरारत कर रहे हैं, जो तीसरा बच्चा आएगा वो किसी एक बंदे को तंग करेगा, उसको इनहेंस करेगा, और उससे क्या होगा, फिर उसको तंग करने के बाद वो भाग जाएगा। तो कैटलिस्ट वही है, वो तीसरा बच्चा जो इनकी जो लड़ाई करा रहा है या शरारत बढ़ा रहे हैं, वो तीसरा बच्चा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बाद में खुद तो नहीं पकड़ा जाएगा, वो तो भाग जाएगा, लेकिन जो ए और बी हैं ये पकड़े जाएंगे। तो ये कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट है। अब हम ज़रा देखते हैं हमारे पास बुक ने किस तरीके से चीज़ों को डिस्कस किया, फिर हम इसकी एक एग्जाम्पल देखेंगे। केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। ये हमारे पास सिंपल मेथड है जिसके जरिए हम ये बताते हैं। द स्टार्टिंग सब्सटेंस आर नोन एज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, ये चीज़ जो हमने बताई एरो से पहले। द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ये बात भी हमने वो डिस्कस की, ये इस केस में सी प्रोडक्ट है। एंड द रिटन एज द राइट साइड ऑफ एरो, और वो राइट हैंड पे लिखते हैं। द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग अ सिंगल एरो और अ डबल एरो। सिंगल एरो का मतलब है कि वो हमारे पास सिंगल डायरेक्शन में जाएगा, सिर्फ प्रोडक्ट बनाएगा, और डबल एरो का है कि वो रिवर्सेबल है। द नंबर रिटन इन फ्रंट ऑफ द फार्मूला इज कॉल्ड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी कि क्या रिलेशन कितना है, कितने मॉलिक्यूल कितने रिएक्शन में करेंगे, वो कहलाते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या है, वो चीज़ें जो हमें रिएक्शन बताएं न्यूमेरिक्स फॉर्म में। एंड शोज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमारे को एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, यार इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, इसके 3। अब जो हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में SGL है, वो हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर लिखा था कि C जो है ये S बना है, मतलब जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो सॉलिड फॉर्म में आएगा। यहाँ पर अगर सब स्क्रिप्ट में G लिखा है, बनने वाला जो प्रोडक्ट है, जब 2 चीज़ें कंबाइन हुई तो ये गैस बन गई, बनने वाला प्रोडक्ट 2 चीज़ें कंबाइन हुई वो लिक्विड बन गई। तो ये हमारे पास इंडिकेटर होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के। अब हमारे पास द एक्सप्रेशन जो एक्वस होती है, एक्वस रेफर करती है सोल्यूशन फॉर्म में एक्वस वाटर से। सिमिलरली इफ द कैटलिस्ट इज यूज इट इज शोन ओवर द एरो। अगर एक किसी भी रिएक्शन के एरो के ऊपर कुछ लिखा हुआ है वो हमारे पास कैटलिस्ट है। मिसाल के तौर पे कैटलिस्ट में हो सकता है डेल्टा H, हमने इस रिएक्शन में क्या दिया, हीट दी। अब ये हमारे को गैसियस स्टेट में क्या लिखा है, जो हाइड्रोजन थी वो गैस में थी, ऑक्सीजन क्या थी, गैस में थी। जब मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो क्या बन गया, पानी, H2O। H2O केस में बना लिक्विड में। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये छोटे छोटे सिंबल ये हमारे को इक्वेशन बताएं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। When the 2 molecule of hydrogen and 1 molecule of oxygen react with the 2 molecule of water, react with each other to form a 2 molecule of water. Instead of writing the full name of reactant, chemists show the reaction in the formula. हमें reactant का full name नहीं लिखा, जस्ट हमने लिखा हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, बन गया क्या, वाटर। अब हमारे को इसको बैलेंस करना है। मिसाल के तौर पे एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मैं जस्ट इधर में 2 लगा दूंगा तो क्या बन गया, H2O। ये भी एक तरीका है। अब ऑक्सीजन मिसाल के तौर पे मैं ऐसे लेता हूँ कि मेरे पास 1 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, बन गया क्या, H2O। इधर अब मेरे पास कितने हैं, ऑक्सीजन है 2, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा दिया, 2 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, यहाँ पर 2 हैं तो मैंने 2 लगा दिया। इस तरीके से भी मैं बैलेंस कर सकता हूँ। बैलेंस करने के दोनों तरीके, हम कोशिश करेंगे हम सिंपलेस्ट रेशियो को चलें। बैलेंस करते हुए एक चीज़ को याद रखना है, हमने कोशिश करना है पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें, देन हम कार्बन को बैलेंस करें, फिर उसके बाद हमारे पास चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। या फिर हमारे पास एक चीज़ होता है कि हमारे पास एक चीज़ हमने समझने की ज़रूरत है, ये हम ट्रायल एंड एरर मेथड जो है, इसका मतलब हम अंदाजे से करें, या फिर हमारे पास है कि हम अगर एक सीक्वेंसिंग को फॉलो करें तो उसके ज़रिए भी हम बैलेंस कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इसको हम देखते हैं, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हमारे से क्या कह रही है। द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस इन ऑर्डर टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं, इस चीज़ को ज़रूरत है समझने की। हमारे पास बुक्स के अंदर बहुत सी टर्म्स हैं जो लिख दी जाती हैं, लेकिन हमारे पास को डिफाइन नहीं किया जाता। उस कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ये निकला कंजर्व करना या कांस्टेंट करना। हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर जो अगर ए और बी कंबाइन होंगे तो वो बनाएंगे सी और डी। फॉर एग्जाम्पल लिए अगर हमारे पास क्या कहते हैं जो मास यहाँ पर है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पर 10 kg रिएक्टेंट यूज़ किए तो बनने वाला भी कितना होगा, अप्रॉक्सीमेट समहाउ इक्वल्स टू 10 kg। तो हमारे पास बैलेंसिंग करके हम उसकी जो कंजर्वेशन है उसको कांस्टेंट करते हैं उसका बनने वाले मास को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि यार जो रिएक्शन का जो प्रोपोर्शन है, जिस रेशियो में वो रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट भी उस रेशियो में हम गेन करते हैं। तो उस रेशियो के प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना कि मिसाल के तौर पर यार मेरा बनने वाला प्रोडक्ट कितना बनेगा, ऐसा तो नहीं है ना कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप घर में खाना बनाते हैं, घर में डालते हैं आप 1 किलो डालते हैं गोश्त, 1 किलो आप वो डालते हैं चावल। अब बनने वाला जो सी कंपाउंड है ऐसा तो नहीं है कि वो एक पाव चावल बन जाए या फिर एक प्लेट बन जाए। बनने वाला क्या है आपको पता होता है यार 1 किलो और 1 किलो इससे मिलाने से तकरीबन 3 या 3.5 किलो चावल का बनता है, क्योंकि वो पानी भी जब्त करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हमारे पास जो ये मास का ये जो रेशियो प्रोपोर्शन को बताता है कि यार किस रेशियो में ये आपस में रिएक्ट करेंगे। बेसिक थीम इसकी होती है। अब हमारे पास बैलेंसिंग इक्वेशन के हमारे पास मेथड क्या है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ऑल रिएक्टर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। हमारे पास मिसाल के तौर पे एग्जांपल लिखा, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो क्या बना, वाटर। ये मैंने जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है और मैंने राइट हैंड साइड पे क्या लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है। बैलेंस द नंबर ऑफ एटम ऑन ईच साइड, आपने हर नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करना है। अब समझने की बात क्या, बैलेंस करना इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। If the number of atom may appears more or less than the other side, balance the equation by inspection method. Multiply the coefficient with the formula. Make the number of atoms same on the board. मिसाल के तौर पे अगर ये कहता है कि अगर कभी भी आपके पास यहाँ पर जो रेशियो में अगर नंबर चेंज होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब आपने क्या करना है, आपने जिस डायरेक्शन में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है आपने इधर 2 हाइड्रोजन लगाने, ठीक है। इस तरीके से आपने उसकी अदर साइड, वो अगर लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस नहीं है तो राइट हैंड पे जाना है, लेफ्ट हैंड में वैल्यू ज़्यादा है तो आप राइट हैंड को पहले ठीक करोगे। अब आपने जब ये चेंज किया अब आप देखोगे अरे हाँ अब तो बैलेंस हो गए। ये मेथड है। अब क्या चीज़ है, इसने बताया कि द कोवलेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन एग्जिस्ट एज द डायटोमिक। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास जो हाइड्रोजन होती है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है H2 फॉर्म में, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 फॉर्म में, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 फॉर्म में, क्लोरीन एग्जिस्ट करता है Cl2 फॉर्म में। तो हमारे पास कुछ जो एटम हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डायटोमिक लिखते हुए हमारे को ये चीज़ रखना है, हमने कहा यार ये H2 और O2, हमारे केस में अब क्या हो गया H2 और O2। अब हमारे को इसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, मैंने इधर क्या लगाया 2, यहाँ पे कितने हो गए, ये होल नंबर है तो इसका मतलब है यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 नहीं 4, यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 2 है, मैंने इधर 2 लगा दिया। मैं इस तरीके से भी बैलेंस कर सकता हूँ, सही है। अब फाइनली आपने क्या करना है, फाइनली चेक द इक्वेशन टू बी श्योर दैट द नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम आर सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। इफ यस नाउ इक्वेशन इज बैलेंस, अगर दोनों तरफ के इक्वेशन के वो नंबर सेम है तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस है, सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस कंसिडर इन द लेबोरेटरी ऑक्सीजन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, द प्रोडक्ट इज पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। आपके पास एक रिएक्शन है KClO3 आपको दिया, सॉलिड था, आपने उसको हीट किया और इसके जरिए आपके पास क्या बनाया KCl + O2। अब आप देखो ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, सही है। आपको एक चीज़ का समझना है कि आपने ऑक्सीजन को देखना है, पोटेशियम K कॉमन है, Cl कॉमन है, ऑक्सीजन हमारे पास कितने 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, सही है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अब ऑक्सीजन को हम फॉर एग्जांपल मैं इधर यहाँ पर करता हूँ 3 लगा देता हूँ, सही है। यहाँ पर अगर मैं 3 लगाता हूँ, अब आप पूछेंगे आपने 2 क्यों नहीं लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने 3 क्यों लिया, मैं अगर यहाँ पर 3 है, मैं सिंपल मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है यार मैं यहाँ पर अगर 3 लगाता हूँ तो ऑक्सीजन कितने हो गए 6। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ 2, तो 2 3 था 6, मैंने ये बैलेंस कर लिया ऑक्सीजन को, बिल्कुल आसानी से कर लिया।
यहाँ पर कितने के हो गया, 2 हो गया, Cl हो गया 2। मैं अगर यहाँ पे 2 लगाता हूँ जस्ट मेरी इक्वेशन बैलेंस होगी। मैंने सिंपल यहाँ पर 3 लगा के, यहाँ पर 2 लगा के मैंने उस चीज को बैलेंस कर लिया। बहुत आसान सी एग्जाम्पल है। मैं इस तरीके से मैं ये बैलेंस करता हूँ। अब हमारे पास ये बैलेंस करने का ये आसान सा तरीका है। मैंने इसको कैसे बैलेंस किया, मेरे पास एक बना था KClO3 KCl + O2। अब मैं चाहता तो मैं ऑक्सीजन को, मैं क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 2 में हो सकता है मैं इसको 2 करके ना, मतलब मैं अगर मैं लगाता 2 तो मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो जाते 4। मैं इसको 4 में नहीं कन्वर्ट कर सकता। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं 3 को सिंपल मैक्सिमम मिनिमम कितने में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं 3 2 6 कर सकता हूँ ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ भी 6 ऑक्सीजन करने के लिए मुझे कितना चाहिए, मैं 3 कर लूँगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन को पकड़ लो। 3 2 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब देखो 2 पोटेशियम है 2 क्लोरीन, तो यहाँ पर 2 आ गया ना होल पे, तो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, तो मैं इधर सिर्फ 2 लगाऊंगा तो 2 पोटेशियम भी कांस्टेंट हो गए, वो बैलेंस होगा, और 2 क्लोरीन भी। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को हम बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है KClO3 को मैंने बनाना है KCl5 + O2। KCl + O2 बैलेंस द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग विद द कोफिशिएंट 4 इन फ्रंट ऑफ KCl3 एंड साइड इन फ्रंट ऑफ 2। अब ये कहता है 4 का फैक्टर यूज करो। मिसाल के तौर पे KClO3 KCl + O2, ये कहता है यहाँ 4 का करो। 4 3 कितना हो गया, 4 3 हो गया 12। यहाँ पे 12 करने के लिए मैंने 6 लगा दिया, 6 2 12। ऑक्सीजन बैलेंस, अब इसको KCl को फॉर्म है 4 के हैं और 4 Cl, तो मैंने 4 लगा दिया, आपकी इक्वेशन बैलेंस। बहुत आसान तरीका है इक्वेशन बैलेंसिंग। जस्ट ऑक्सीजन को बैलेंस करो, जो भी कोफिशिएंट आता है ऑक्सीजन को पूरा करो, बाकी रिमाइंडर फॉलो अप हो जाएंगे। आपने इस तरीके से फॉलो किया। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपका क्या है, CaCO3 + HCl + CaCl2 + H2O+। ऑक्सीजन गिनते, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ भी कितने 2 और 3, ऑक्सीजन तो सही है। कैल्शियम कितने, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। Cl कितना है, Cl हमारे पास 2 है। चलो यार मैं इधर में 2 ये लगाता हूँ मिसाल के तौर पे, इधर मैंने 2 लगा दिया, मेरी इक्वेशन बैलेंस। जस्ट मैंने उधर 2 लगा और मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, Cl भी 2 हो गए। इतनी आसान तरीके से आपने सिर्फ ऑक्सीजन को पकड़ना है और आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं होती इसके अंदर, बहुत इजी इक्वेशंस होती हैं, लेकिन हमारे लिए इसको समझना बेहद ज़रूरी है कि हम ऑक्सीजन को हम देखते हैं, ऑक्सीजन के बाद हमारे पास सारी चीज़ें बैलेंस हैं। CaCl2 + वाटर + कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे किया था देखें, ऑक्सीजन कितने 3, यहाँ पर 3, मेरे ऑक्सीजन बैलेंस है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, मेरा कैल्शियम बैलेंस। मेरे पास कार्बन 1 है, मेरा कार्बन 1 है। मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, मैंने इधर 2 लगाए, मेरे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। Cl कितने हो गए, 2 Cl, मेरी इक्वेशन बैलेंस। जस्ट एक 2 का कोएफिशिएंट लगाया, मैंने उस चीज़ को बैलेंस कर लिया। इंतहाई आसान है, इसकी प्रैक्टिस करें आप, जनरल इंटरनेट से भी देख सकते हैं, और बुक के अंदर आखिर में जो एक्सरसाइज की है ये तीनों आप करें, जितने भी एक्सरसाइज हैं। बेसिक हमारे को कॉन्सेप्ट समझना है, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सीक्वेंसिंग करनी है। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को आसानी तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं। सब कोशिश करें सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, इस सीक्वेंस में लेके चलें। ऑक्सीजन हमारे पास बेसिकली, हम जब इसकी डिटेल में जाते हैं तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उस केस में हमारे पास सबसे बड़ा जो मुजरिम होता है, जो बहुत ज़्यादा हमें को तंग करता है क्वेश्चन बैलेंसिंग में, वो ऑक्सीजन होता है। अगर हम ऑक्सीजन को ही अगर हम ठीक ठाक पकड़ लें तो हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। ये हमारे पास है बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे मोल्स और एवोगाड्रो नंबर, और उसकी एक्सरसाइज देखेंगे, और उसके बाद हमारे पास इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मोल्स और मास की कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करें।